डियर स्टूडेंट्स, कल्प इंग्लिश एकेडमी के वोकैबुलरी सेक्शन में लर्न वोकैबुलरी में आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं डे 2 स्टेप 1, जिसमें हम वन वर्ड्स, इडियम्स और प्रोवर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा है आपको डे फर्स्ट के स्टेप फर्स्ट और सेकंड आपने देख लिए होंगे और निश्चित रूप से वोकैबुलरी को लर्न करने में आपको उससे फायदा भी मिला होगा। तो आप अपने कमेंट्स और अपनी जो भी आपको लगा है वीडियोस को देखकर वो जरूर बताएं। जल्द ही हम आपके लिए पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के साथ साथ जो मुझे एक अपने एक्सपीरियंस के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं उनकी सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, तो आप उनके लिए भी तैयार रहिए। आपको अवनी एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें मैंने और मनीष जी ने पढ़ाया है। इसके अलावा किसी और ऐप को देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज या जो वोकैबुलरी सेशन है या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके माध्यम से हम कोशिश करेंगे, कल इंग्लिश एकेडमी ये पूरा प्रयास करेगी कि आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें शामिल हो और ईश्वर कृपा से वो चीजें एग्जाम में भी आपके आए, जिससे एग्जाम से रिलेटेड आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए और आपको सफलता जरूर मिले। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने लर्न वोकैबुलरी सेशन डे 2 स्टेप फर्स्ट की तरफ। और सबसे पहले हम आते हैं वन वर्ड्स में। जी हाँ स्टूडेंट्स, वन वर्ड्स जो है वो निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वोकैबुलरी सेशन में। एनिमल्स दैट लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन। देखिए स्टूडेंट, एनिमल्स यानी वो जानवर जो किसी पर्टिकुलर यानी विशेष, और रीजन का मतलब होता है एरिया या क्षेत्र, जो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं वो एनिमल्स जो होते हैं उनको कहते हैं फौना, यानी विशेष क्षेत्र के जानवर। देखिए स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक वर्ड और होता है फ्लोरा एंड फोना। ये बायोलॉजिकल टर्म है और बायोलॉजी में फ्लोरा एंड फोना उस क्षेत्र के, फ्लोरा का मतलब वनस्पति हो गया और फोना का मतलब वहां के एनिमल्स हो गए, तो इसको एक साथ में लिया जाता है फ्लोरा एंड फोना, यानी वनस्पति और जीव। तो फोना का मतलब हो गया एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीव जो वहां के वातावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट, एनिमल विच फीड देयर यंग विथ मिल्क, यानी वो जानवर जो अपने यंग यानी बच्चों को मिल्क यानी दूध पिलाते हैं, यानी स्तनपायी होते हैं, उनको इंग्लिश में मैमल्स कहते हैं। और मैमल्स का मतलब हो गया वो जीव जो स्तनपायी होते हैं, जिनके बच्चे अपनी मां का दूध पीते। ह्यूमन बीइंग भी इसी में है, साथ ही डॉग, लायन, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनके बच्चे अपनी मां का दूध पीते हैं। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स विच लिव इन वाटर। वाटर का मतलब हो गया पानी। अब आप देखिए स्टूडेंट, पानी को लैटिन एक्सप्रेशन एक्वा, एक्वा का मतलब पानी होता है, यानी एक्वा वर्ड जहां पे भी आए उसका मतलब पानी से कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होगा। आपने देखा होगा फिश टैंक होता है जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां पानी के अंदर रखी जाती है ताकि लोग उनको देख सके, उसको एक्वेरियम कहते हैं। तो अब आप देखिए वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, एक्वागार्ड, एक्वाशोर, एक्वाफीना, ऐसे पानी से रिलेटेड, चाहे वो प्योरीफायर के ब्रांड्स हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर के ब्रांड्स हो, आपने देखे होंगे। तो इसी श्रेणी में एक्वाटिक, एक्वाटिक का मतलब हो गया वो प्राणी जो जलचर होते हैं, यानी जो पानी में रहते हैं। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, एक्वा का मतलब पानी होता है, एक्वागार्ड आपको याद है। तो एक्वा, एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी वो जानवर जो जल में रहते हैं, हम हिंदी में इन्हें जलचर कहते हैं। नेक्स्ट, एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ। जी हाँ स्टूडेंट, ये एक नया वर्ड है आपके लिए, वैसे ये काफी छोटी क्लासेस में आ जाता है। एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, यानी जो जिसका रिजल्ट मृत्यु होता है, ऐसा कोई चीज होती है उसको फैटल कहते हैं। फैटल का मतलब होता है प्राण घातक, प्राण घातक, यानी जो प्राण को हरने वाली हो। फैटल डिजीज भी हो सकती है, फैटल वेपन्स भी हो सकते हैं, फैटल ब्लो भी हो सकता है, जिससे किसी ऐसा ब्लो, ऐसा प्रहार जिससे किसी की मृत्यु हो जाए तो फैटल ब्लो कहते हैं। फैटल डिजीज वो बीमारियां मानी जाती है जिनसे जनरली जिस आदमी के या जिस पर्सन के वो होती है वो उसकी
डेथ का कारण बन जाती हैं। फैटल से रिलेटेड एक सिनोनिम भी आपके ध्यान में होगा, डेडली। तो अब आप देखिए, डेडली या फैटल मतलब हो गया प्राण घातक, घातक। अब आप कह सकते हैं कैंसर इज अ डेडली डिजीज और कैंसर इज अ फैटल डिजीज। तो डेडली या फैटल का मतलब हो गया प्राण घातक। नेक्स्ट, एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइन। जी हाँ, हम जब कोई पर्सन जो है वो लेटर लिखता है और उसने लेटर पूरा कंप्लीट कर दिया, अपने लास्ट में साइन कर दिए कि इस लेटर किसने लिखा है, फिर उसको कोई इंपॉर्टेंट बात याद आती है, तो वो उसको जो साइन के नीचे जो लिखता है या साइन करने के बाद जो उस इंपॉर्टेंट बात को लिखता है, उसे कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पोस्ट और स्क्रिप्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है बाद में। पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद। पोस्ट नेटल, प्रसव के बाद। तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना या लिखावट। तो स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट यानी लेटर फिनिश होने के बाद, लेटर साइन होने के बाद कोई चीज लिखी जाती है, उसे पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं, यानी पुनश्च। हिंदी में इसके लिए एक वर्ड आता है पुनश्च, यानी फिर से लेटर का एक इंपॉर्टेंट भाग रह गया तो पुनश्च के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये साइन हो चुका है लेटर। तो पोस्ट यानी बाद में, स्क्रिप्ट यानी लिखना। तो पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब हो गया कि साइन होने के बाद लिखी गई बात। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। देखिए, कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए लिखता है। मान लीजिए न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए कोई व्यक्ति अपने आर्टिकल्स लिखता है या किसी तरह की कोई ब्लॉग लिखता है, तो आप देखिए ऐसे व्यक्ति को जर्नलिज्म, इस प्रोफेशन को जर्नलिज्म कहते हैं क्योंकि आर्ट कुछ है, और ऐसे व्यक्ति को जर्नलिस्ट कहते हैं क्योंकि जर्नल का मतलब भी पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र पत्रिकाएं होती है। तो इसलिए जर्नलिज्म हो गया पत्रकारिता। जर्नलिज्म का मतलब हो गया पत्रकारिता, और ऐसे व्यक्ति को जर्नलिस्ट यानी पत्रकार कहते हैं, और ऐसी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर को जर्नल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। तो अब आप देखिए, ऐसे बिलीफ यानी विश्वास होता है, ओपिनियन का मतलब राय होती है। तो बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू, जो विरुद्ध होते हैं, विपरीत होते हैं, टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, जो जनरली लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो जनरली जैसा मानते हैं, उससे उलट जो विचार होते हैं, उससे बिल्कुल कॉन्ट्रेरी जो होते हैं, उसको हेरेसी कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, हेरेसी का मतलब हो गया कि ऐसे विचार या ऐसी बातें जो जनरली कॉन्सेप्ट जो आप एक्सेप्ट करते हो, जो मानते हो कि ऐसा होता है, उससे कॉन्ट्रेरी हो, उससे विपरीत हो। तो स्टूडेंट अब आप समझ रहे होंगे कि इन वर्ड्स का जो कई वर्ड्स होते हैं जो किसी रूट वर्ड पर आधारित होते हैं, और कई वर्ड्स को अपने को लर्न करना पड़ता है। नेक्स्ट इज बिलोंगिंग टू सेम कंट्री, फेलो सिटीजन। जी हाँ, यहाँ पर पब्लिक है जो एक ही कंट्री से रिलेटेड हो, एक ही देश के लोग हों, या फेलो सिटीजन का मतलब एक ही देश के, सिटीजन का मतलब क्या हो, नागरिक हो। जी हाँ, एक ही देश के नागरिक को हम कहते हैं को। और अब देखिए, को का मतलब आप जो देख लेंगे, को का मतलब शहर होता है, शहर। को एजुकेशन, को राइटर। तो आप देखिए को, और फिर कॉम्पैट्रियट, और इसको बना दिया कॉम्पैट्रियट, यानी हम हिंदी में कह सकते हैं, ये उर्दू वर्ड है वैसे तो, हम वतन, जिनके वतन, जिनका एक हो। हम का मतलब एक, हम सफर, जिनका रास्ता सफर एक हो। तो हम वतन जो एक ही देश के हो, जिनका देश एक हो, तो बिलोंगिंग टू सेम कंट्री या फेलो सिटीजन, एक ही देश के नागरिक, कॉम्पैट्रियट यानी हम वतन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड ऑफ टाइम। जी हाँ, एक ही समय जो हो रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं भी हूं और आप भी एक, तो हम एक ही टाइम से, अगर हम कहें कि शेक्सपियर और बेन जोंसन कंटेम्परेरी थे, एलिजाबेथ और शेक्सपियर कंटेम्परेरी थे, जो एक ही टाइम से रिलेटेड हो, तो बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड ऑफ टाइम उसको कहते हैं कंटेम्परेरी। इसमें भी आप देखिए को और टेम्परेरी टाइम से रिलेटेड है, तो कंटेम्परेरी का मतलब होता है
एक समय में होने वाले यानी उसी समय से रिलेटेड समसामयिक, जो एक ही समय से रिलेटेड हो। जी हाँ स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एम्बाम फॉर बैरियर। देखिए स्टूडेंट, बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी मानव की बॉडी, एम्बाम, एम्बाम का मतलब होता है किसी स्पेशल टाइप के मसालों से उसको प्रिजर्व कर देना। जैसे आपने मिस्र की जो इजिप्ट की ममीज है उनके बारे में सुना होगा, हजारों सालों से उनकी जो बॉडीज है वो अभी भी प्रिजर्व की हुई है, उनमें सड़न पैदा नहीं हुई है। तो इस तरीके से जब किसी बॉडी को, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की हो चाहे एनिमल की हो, एम्बाम किया जाता है, मतलब उस पे मसाले वगैरह लगा दिए जाते हैं, अजीब जो केमिकल्स है उनका मिश्रण लगा दिया जाता है फॉर बैरियर, ताकि उनको दफन किया जा सके, ताकि उनको बैरी किया जा सके। तो ऐसे को हम कहते हैं ममी। जी हाँ, ममी। तो ममी, इजिप्ट की ममी जिस पर फिल्म भी बनी है द ममी, ममी रिटर्न्स। तो आप जानते हैं कि ऐसी किसी भी चीज को ममी कहते हैं जो डेथ के बाद किसी की बॉडी को अच्छी तरह उसको प्रिजर्व किया जाता है, इसलिए उसे ऐसे मसालों से लपेट कर रखा जाता है, तो उसे कहते हैं ममी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखे वन वर्ड्स आज के लिए। एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा फास्ट। विशेष क्षेत्र में रहने वाले जानवर फोना, उसी क्षेत्र में रहने वाले पौधों को जो उगते हैं वहां पर फ्लोरा कहते हैं। तो फ्लोरा एंड फोना वहां की वनस्पति और जीव जंतु। इसी तरह वे जानवर जो अपने यंग को मिल्क देते हैं यानी दूध पिलाते हैं, मैमल्स, स्तनपायी हो गया। वो एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक यानी जलचर। इसी से आगे बढ़ते हैं, एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, जिसका रिजल्ट मृत्यु होता है, उसे डेडली या फैटल कहते हैं, हिंदी में इसे प्राणघातक कहते हैं। नेक्स्ट है एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर ए साइन, कोई लेटर साइन हो जाए उसके बाद जब उसे लिखा जाता है उसे पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। पोस्ट का मतलब बाद में होता है, स्क्रिप्ट का मतलब लिखना या पुनश्च होता है। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन के लिए लिखने की कला को पत्रकारिता या जर्नलिज्म कहते हैं। बिलीफ और ओपिनियन, जो अब तक हमारे ओपिनियन चल रहे हैं उससे कॉन्ट्रेरी को आइडिया हो तो उसको हेरेसी कहते हैं। एंड बिलोंगिंग टू सेम कंट्री या फेलो सिटीजन, यानी एक ही देश के जो नागरिक हो, हम वतन हो, उनको कंपैट्रियट कहते हैं। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड ऑफ टाइम, एक ही समय से रिलेटेड लोगों को कंटेम्परेरी कहते हैं। और दफनाने के टाइम बॉडी को इस तरीके से प्रिजर्व करना जिससे वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, इसे ममी कहते हैं। तो आशा है आपको ये सेशन याद करने में, वोकैबुलरी याद करने में निश्चित रूप से हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जी हाँ, इडियम्स, मुहावरे बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और एक मैच्योर इंग्लिश की निशानी होती है। जो व्यक्ति मैच्योर स्पीकर्स हैं, नेटिव स्पीकर्स की तरह, वो इडियम्स का यूज है वो कर सकता है। तो स्टूडेंट देखते हैं इडियम्स में, गो द होल हॉग, गो द होल हॉग। अब आप देखिए, गो द होल हॉग, हॉग का मतलब क्या होता है? बोर, बोर का मतलब होता है सुअर। तो अब देखिए, हॉग का मतलब ये इडियम क्या है? टू डू समथिंग थॉरली, थॉरली का मतलब होता है कंप्लीटली या किसी चीज को पूर्णतया करना। तो अब आप देखिए, गो द होल हॉग यानी उसके सुअर के स्नाउट से लेकर और टैल तक के पूरे हिस्से को होल हॉग कहते हैं। यानी बोर वो सुअर का वो टाइप होता है जिसको मांस के लिए फैट किया जाता है और फिर उसको मार के और उसे खाने के काम में लिया जाता है। तो होल हॉग का मतलब उसके स्नाउट से लेकर उसकी टैल तक यानी उसके थूथन से लेकर उसकी पूंछ तक का पूरा हिस्सा। तो गो द होल हॉग का मतलब हो गया किसी काम को टू डू समथिंग थॉरली यानी किसी चीज को, किसी कार्य को पूर्णतया करना, पूरा करना। नेक्स्ट है गो थ्रू फायर एंड वाटर। जी हाँ, फायर का मतलब आग और वाटर का मतलब पानी। तो फायर भी अलग तरीके का डेंजर है और जिसमें जलने का डर रहता है, और वाटर अलग तरीके का डेंजर है जिसमें डूबने का डर रहता है। तो गो थ्रू, किसी में से गुजरना, गो थ्रू, थ्रू का मतलब ही होता है किसी में से गुजरना। तो गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब जिस भी तरह का डेंजर हो, जिस भी तरीके का खतरा हो, कोई काम को करने के लिए वो सारे खतरे उठाने को तैयार रहना।
टू फेस एनी डेंजर, यानी कोई भी खतरा उठाने को तैयार रहना। किसके लिए? कोई भी खतरा उठाने को तैयार रहना। किसके लिए? कोई मिशन पूरा करने के लिए। कोई भी खतरा उठाना, चाहे कोई भी हो, वो फायर के रूप में हो या वाटर के रूप में हो, उसके लिए तैयार रहना। दैट इज कॉल्ड गो थ्रू फायर एंड वाटर। नेक्स्ट इज गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स, भाड़ में जाओ। अगर हम हिंदी में ऐसे कहते हैं भाड़ में जाओ, तो इसका मतलब भी होता है गो टू डॉग्स। अब देखिए, टू डिटेरियोरेट, बहुत बुरी स्थिति में चले जाना। डीजनरेट, कोई चीज है वो बहुत स्थिति उसकी खराब हो जाना। और रुइंड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। कोई चीज बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, बुरी हालत में आ गई, तो उसको कहते हैं गो टू डॉग। इट वेंट टू डॉग। तो अब आप देखिए, डॉग्स को ही क्यों कहा? क्योंकि जनरली आप देखते हो डॉग्स जो है वो बासी सड़ा खाना, मांस जो भी उनको मिलता है उसको खाते हैं। हम भी जब बुरी जिंदगी की बारे में बात करते हैं तो कुत्ते की जिंदगी, लाइफ ऑफ ए डॉग, इंग्लिश में भी इस तरीके का आइडियम है, इस तरीके से कहते हैं। तो डॉग यहाँ पर किसका सिंबल हो गया? एक रैचिड लाइफ का सिंबल हो गया, बुरी जिंदगी का सिंबल हो गया। रैचिड लाइफ यानी बुरी जिंदगी। तो इस रूप में टू डिटेरियोरेट या डीजनरेट का मतलब रूइंड हो जाना, बर्बाद या तबाह हो जाना होता है। नेक्स्ट है गुड समैरिटन। जी हाँ स्टूडेंट्स, गुड समैरिटन, एक्चुअल में समैरिटन क्या होता है? समैरिटन ओल्ड, अगर उसकी हम ओरिजिन में जाते हैं तो सैमरिया एक पार्ट था जो आज जहां इजराइल वगैरह के देश स्थित है, उस जगह सैमरिया होता था और वहां के लोगों को बहुत ही रिलीजियस और हेल्पफुल माना जाता था। तो गुड समैरिटन का मतलब क्या हुआ? ए हेल्पफुल पर्सन, ए पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, दूसरों की सहायता करने के लिए जो तैयार रहता है, जो हमेशा शांतिवादी होता है, जो अच्छा पर्सन होता है, उसको सहायता करने, सहयोग करने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं गुड समैरिटन। तो इसका ओरिजिन सैमरिया से है, जो एक ऐसा इलाका था जहां के लोगों को बहुत ही हेल्पफुल, चीयरफुल और बहुत ही बेनिफिशियल, बेनेवलेंस माना जाता था। बेनेवलेंस उनके अंदर होती थी, बेनेवलेंट माना जाता था उन्हें। इसलिए गुड समैरिटन का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही हेल्पफुल हो, दूसरों का सहयोग करने वाला हो। नेक्स्ट इज गुड्स एंड चैटल्स। देखिए, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा, लेकिन गुड्स प्लूरल में गुड होते ही उसका मतलब हो गया माल, जो घर में हमारे सामान होता है वो। और चैटल्स का मतलब भी घर का सामान होता है, जो बिलोंगिंग्स होती है उनको चैटल्स कहते हैं। यानी जो हमारी घर के जो सामान होते हैं, जो हमसे बिलोंग करते हैं, छोटे से छोटा सामान से लेकर जो बड़े से बड़ा सामान होता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो चैटल्स है। तो संपत्ति हो गई। गुड्स एंड चैटल्स का मतलब बिलोंगिंग ऑफ होम, यानी घर का सामान भी हो सकता है या किसी व्यक्ति की संपत्ति भी हो सकती है, स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम देख छू सकते हैं, उन्हें गुड्स एंड चैटल्स कहा जाता है। इडियोमेटिकली उन्हें गुड्स एंड चैटल्स कहा जाता है, घर बार में काम आने वाली सारी सामग्री को, क्योंकि गुड्स का मतलब भी सामान या माल होता है और चैटल्स का मतलब भी बिलोंगिंग्स या सामान से ही लिया जाता है। नेक्स्ट इज ग्रास विडो। जी स्टूडेंट्स, ग्रास विडो एक ऐसी महिला को कहा जाता है जिसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया हो, जो त्याज्य, जिसको त्याग दिया गया हो, उसको ग्रास विडो कहते हैं। स्पेशली ऐसा पति, ऐसी महिला जिसके पति ने वो फॉरेन लैंड चला गया और जिसका कोई खोज खबर ना हो कि वो आएगा भी नहीं आएगा, जीवित भी है या नहीं है, या फिर जिसे छोड़ दिया गया हो, उसे डिस्कार्डेड मिस्ट्रेस, यानी एक ऐसी महिला जो परित्यक्त कर दी गई हो, यानी परित्यक्ता, जिसको त्याग दिया गया हो, जिसको छोड़ दिया गया हो, उसे ग्रास विडो कहते हैं इंग्लिश में इडियोमेटिकली। नेक्स्ट इज ग्रीस द पाम। देखिए स्टूडेंट, ग्रीस द पाम, ग्रीस का मतलब क्या होता है? कोई भी चिकनाई, जिससे हम कोई भी औजार उपकरण होते हैं उसको इजी करते हैं, जिससे वो चलने में आसान हो जाता है। तो उसी तरह पाम का मतलब होता है हथेली। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब रिश्वत मांगता है तो हिंदी में ऐसे कहता है, जरा थोड़ी हथेली गरम कर दोगे। तो हथेली गरम करना किसका सिंबल होगा हिंदी में?
हिंदी में सिंबल हो गया रिश्वत लेने या देने से संबंधित हो गया। तो वैसे ही ग्रीस द पाम इंग्लिश में हो गया कि हाथ चिकने करना, जिससे काम थोड़ा सा आसानी से हो। तो ग्रीस द पाम का मतलब हो गया टू ब्राइब, यानी रिश्वत देना। ग्रीस द पाम, जैसे आपको कि ऑफिस में देखते हो कि किसी न किसी बहाने से सीरियल आता है, उसमें वो किसी न किसी तरीके से रिश्वत मांगते हैं, तो दे आर ऑलवेज रेडी टू मेक देयर पाम ग्रीस्ड। तो यहां पर ग्रीस द पाम का मतलब हो गया टू ब्राइब, रिश्वत देना। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हॉर्न्स, देखिए ग्रीन हॉर्न्स का मतलब हरे सिंह। अब हरे सिंह का मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी अनुभवी या नौसिखिया व्यक्ति। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, इसके पीछे कई ओरिजिन बताए जाते हैं, अलग अलग देशों में इसके ओरिजिन के अलग कारण है, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है कि जो बैल पहले कृषि खेती के काम में लिए जाते थे, जो छोटे बैल होते थे जिनकी उम्र अभी छोटी है, जो बछड़े टाइप के होते थे, उनके सींग जो है वो हरे से दिखते थे, यानी वो अभी मैच्योर नहीं हुए, बाद में तो ग्रे कलर के या ब्लैक कलर के सींग हो जाते हैं। तो ग्रीन हॉर्न्स का मतलब हो गया ऐसे बछड़े जो अभी बैल बनने के लिए या हल जोतने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ग्रीन हॉर्न्स का मतलब हो गया इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो नौसिखिया व्यक्ति हो, जिसको अपने फील्ड का कोई एक्सपीरियंस या अनुभव ना हो। तो नौसिखिया व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति को हम कहते हैं ग्रीन हॉर्न्स। हम कह सकते हैं डोंट बिलीव इज स्टिल अ ग्रीन हॉर्न्स, यानी उस पर अभी भरोसा मत करो, अभी वो इस काम का नौसिखिया है, अभी उसने वो काम पूरा सीखा नहीं है। नेक्स्ट इज ग्रीन रूम। जो लोग रेगुलर कॉलेजेस में पढ़े हैं उनको पता है कि जब कॉलेज में प्रोग्राम होते हैं, जो प्रोग्राम देने वाले, जो जैसे मान लीजिए डांस का प्रोग्राम है या कोई भी चीज का जो प्रोग्राम है, जो परफॉर्मर्स है, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो बच्चे जब अपनी ड्रेसेस वगैरह को तैयार करते हैं, मेकअप करते हैं, या प्रेजेंटेशन के बाद जब रेस्ट करते हैं, तो उस रूम को ग्रीन रूम कहा जाता है। ग्रीन रूम, तो इसका मतलब देखिए, ए रूम where performers relax or change, यानी ऐसा कमरा जहां पर परफॉर्मेंस देने वाले परफॉर्मर्स जो होते हैं वो रिलैक्स करते हैं या अपने गारमेंट्स जो है वो चेंज करते हैं, ताकि वो परफॉर्मेंस दे सके। परफॉर्मेंस से पहले और परफॉर्मेंस के बाद वो जो रिलैक्स करना, चेंज करना, जो जिस रूम में होता है, जो स्टेज के बिल्कुल एडजॉइनिंग होता है, सटकर होता है, उसको कहते हैं ग्रीन रूम। नेक्स्ट इज ग्रे मैटर। जी हाँ स्टूडेंट, ये फिर एक बायोलॉजिकल टर्म है। ग्रे मैटर का मतलब होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब हो गया बुद्धि। साइकोलॉजी में आप पढ़ते हो बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस। अब आप देखिए ग्रे मैटर क्यों कहा गया। जब दिमाग की अल्ट्रासाउंड या इस तरीके की इमेज बनाई जाती है, तो जिस जगह बहुत ज्यादा कोशिकाएं होती है, जो दिमाग का सबसे भीतरी पार्ट होता है, जिसमें सूचनाएं और सब प्रोसेस होती है, एक तरीके से सीपीयू जो है, दिमाग का भी सेंट्रल पार्ट है, वो ग्रे कलर का दिखता है। ऐसा इस कारण होता है कि वहां पर जो तंत्रिका कोशिकाएं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ताकि इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सके। उस ग्रे होने के कारण, चूंकि इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, जो सोचने समझने की पावर है, वहां से कंट्रोल होती है, इसलिए उस पूरे हिस्से के कारण इसको ग्रे मैटर कहा जाता है। बुद्धि मतलब ग्रे मैटर, जो सोचने समझने की पावर होती है दिमाग की, वो एरिया जो ये काम करता है, उसको अगर हम अल्ट्रासाउंड या ऐसे किसी विधि से देखते हैं तो वो ग्रे रंग का दिखता है, इसलिए उसको ग्रे मैटर कहा जाता है। और ग्रे मैटर का मतलब हो गया इंटेलिजेंस या बुद्धि। नेक्स्ट है ग्रीबल गैबल। ग्रीबल गैबल, देखिए स्टूडेंट, गैबल, ग्रीबल गैबल, गैबल का मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत ही फास्ट भी, और फास्ट के साथ साथ फुलिशली बात करता है, तो हम कहते हैं ही इज ग्रीबल गैबल। तो यहां पर गैबल एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टॉक फास्ट एंड फुलिशली। तो ग्रीबल गैबल का मतलब हो गया फुलिश टॉक, यानी मूर्खतापूर्ण बात। मूर्खतापूर्ण बात को ही क्या कहते हैं? ग्रीबल गैबल कहते हैं। आई डोंट वांट टू हियर हिज ग्रीबल गैबल, यानी मैं उसकी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं सुनना
जाता। नेक्स्ट इज हेल्सियंस डेज। हेल्सियंस डेज, जी हाँ स्टूडेंट्स, हेल्सियन डेज का मतलब क्या होता है और हेल्सियन क्या होते हैं? हेल्सियन एक बर्ड होता है जिसको हम किंगफिशर कह सकते हैं, और हेल्सियन सिंबल होता है पीस का, प्रोग्रेस का और हैप्पीनेस का। पीस, प्रोग्रेस और हैप्पीनेस का सिंबल होता है जो किंगफिशर बर्ड होता है, पीस और प्रोग्रेस का। इसके पीछे कारण भी है कि एक्चुअल में हेल्सियन जो है वो एक मिथोलॉजिकल बर्ड माना गया था जो समुद्र की लहरों पर अपना घोंसला बनाता था और वहां अंडे देता था। ऐसा सच में नहीं होता है, लेकिन ये एक मिथोलॉजिकल बात है, पौराणिक कहानी का एक पार्ट है जिसमें हेल्सियन बर्ड जो है वो समुद्र की लहरों पर अपना घोंसला रखकर उसमें अंडे देता था। और चूंकि मिथोलॉजी का पार्ट है तो ऐसा माना जाता है कि जहां वो अपने अंडे देता था उस जगह की लहरें बहुत ही शांत हो जाती थी, बहुत ही एकदम वहां पर पूरी तरीके से, और उसमें उसके बच्चे जो है, अंडे जो हैच्ड होते थे और उसमें से बच्चे निकलते थे, तो प्रोग्रेस भी हो गई और पीस हो गई। इसलिए हेल्सियंस डेज का मतलब हो गया पीसफुल डेज, डेज ऑफ प्रोग्रेस, डेज ऑफ पीस, यानी शांति और समृद्धि के दिन। तो हम कह सकते हैं उन दिनों को कहते हैं हेल्सियन डेज। नेक्स्ट इज हैमर एंड सिकल। डियर स्टूडेंट, हैमर एंड सिकल का मतलब क्या हुआ? आपने चुनाव में मार्क्सवादी पार्टी का निशान देखा होगा, जो इस तरीके से एक सिकल होता है और यहां पर उसके एक हथौड़ा बनाया होता है जो इस तरीके से बनाया होता है। तो ये हैमर और सिकल जो होता है, ये चूंकि मार्क्स हैमर एंड सिकल किसका है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल। यानी हम कह सकते हैं कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? साम्यवाद। और साम्यवाद की विचारधारा मानती है कि दुनिया में किसान और मजदूर जो है वही ट्रू प्रोड्यूसर्स है, इसलिए दुनिया में जो लाभ होता है वो पूंजीपति ले जाते हैं, आधे से ज्यादा लाभ, मतलब 90% लाभ पूंजीपति ले जाते हैं, जबकि मिलना किसको चाहिए? वो एक्चुअल जो इसको प्रोड्यूस करने वाले हैं फार्मर्स और लेबरर्स, यानी किसान और मजदूरों को मिलना चाहिए। तो इस रूप में उन्होंने अपना जो चुनाव चिन्ह या अपनी पार्टी का जो चिन्ह है वो इसी तरीके से रखा कि ये जो सिकल है यानी दराती जिसको कहते हैं, ये सिंबल हो गया फार्मर्स का, क्योंकि किसान जो है वो फसल काटते हैं इसकी हेल्प से, जबकि हथौड़ा जो है वो लेबरर का सिंबल हो गया, यानी जो मजदूर है उनका सिंबल हो गया। तो इस रूप में हैमर एंड सिकल किसका सिंबल हो गया? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल। साम्यवाद जो विचारधारा है, साम्यवादी जो पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह या उसका सिंबल जो है वो हैमर एंड सिकल है। हैमर लेबरर्स यानी मजदूरों का हो गया और सिकल जो है वो फार्मर्स के लिए आ गया, तो इसलिए ये साम्यवाद का प्रतीक माना जाता है। तो स्टूडेंट देखा किस इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज है वो बनती है, उसके पीछे के रीजंस को अगर हम पता कर लें तो निश्चित रूप से हमारे लिए कोई भी मैटर याद करना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए हैमर एंड टॉन्ग्स। देखिए हैमर का मतलब होता है हथौड़ा और टॉन्ग्स का मतलब होता है चिमटा। तो देखिए चिमटे से कोई भी जो मेटल होता है उसको पिघलाया जाता है पकड़ के, और हैमर से उसे निश्चित आकार में ढाला जाता है। तो कोई चीज को बहुत ही, टू डू समथिंग विद ग्रेट एनर्जी, यानी पूर्ण ऊर्जा या मनोयोग से कोई काम करना, जिसमें पूरी तल्लीनता हो, पूरी एनर्जी, पूर्ण मनोयोग से कोई काम किया जाए, तो उसे कहते हैं that he is using hammer and tongs to complete this task, या to do this work। तो हम कह सकते हैं हैमर एंड टॉन्ग सिंबल हो गया पूर्ण मनोयोग या ऊर्जा का, जिसमें कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है। नेक्स्ट इज हैंड एंड ग्लव विथ। देखिए स्टूडेंट, हैंड एंड ग्लव विथ, हैंड मतलब हाथ और ग्लव्स का मतलब होता है दस्ताने। आजकल तो आप समझते होंगे कि हाथ और दस्तानों की वैल्यू क्या होती है, स्पेशली जो बाइकर्स होते हैं वो तो स्पेशली इस चीज को समझते हैं। तो हैंड एंड ग्लव, देखिए हैंड हाथ और दस्ताने उसके ऊपर कवर की तरह थे, यानी हाथ जो है वो एकदम
ग्लव के सटे हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, वो उसके अंदर ही रहते हैं, दोनों का बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है। तो ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स, यानी किसी चीज का बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो तो हम कह सकते हैं कि दे आर हैंड एंड ग्लव विथ ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के लिए बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखते हैं। हिंदी में कहते हैं चोली दामन का साथ, वो भी ठीक इसी तरीके से है, हैंड एंड ग्लव विथ ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स, यानी घनिष्ठ संबंध होना। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट रूल्स। देखिए हार्ड का मतलब मजबूत होता है, फास्ट का मतलब जिसको करना जरूरी है। तो हार्ड एंड फास्ट ये तो हम कॉमन कन्वर्सेशन में बोलते हैं कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये बात कर लेना भले ही अपनी इच्छा से। या हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है ऐसे रूल जिसको फॉलो करना एकदम जरूरी है। तो हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब हो गया स्ट्रिक्ट रूल, यानी हम कह सकते हैं कठोर नियम, ऐसे नियम जिनको पालन करना बहुत ही जरूरी है। देन वी कैन से दैट इट इज हार्ड एंड फास्ट रूल। ये बहुत ही कठोर नियम है, इसमें कोई भी ढील नहीं बर्दाश्त की जा सकती, ये पूरा करना ही पड़ेगा। फॉर सक्सेस, सफलता के लिए लेबर इज हार्ड एंड फास्ट, मेहनत जो है वो एकदम कठोर नियम है। सॉरी, बिना कठोर परिश्रम किए, मेहनत किए सफलता नहीं मिलती। तो वी कैन से लेबर इज द हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर अचीवमेंट। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प का मतलब क्या होता है? हार्प का मतलब होता है वीणा, यानी वायर्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑन द सेम स्ट्रिंग। और हार्प वर्ब भी होती है, हार्प का मतलब वीणा भी होता है, वीणा बजाना भी होता है। कोई भी तार वाला स्ट्रिंग जो आप देखते हो, जीके में भी याद करते हो, कोई भी तार वाला जो वाद्य यंत्र हम बजाते हैं उसको हार्प कहते हैं। ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब, और आपको पता है उसमें धुन निकालने के लिए हम जो धुन के तार होते हैं वो बदलते हैं। म्यूजिशियंस को आपने देखा होगा, वो लगातार तारों को बदलता रहता है, यानी कभी अंगूठा किसी अंगुली कहीं पे, कभी कहीं पे, तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक निकलते हैं। लेकिन सोचो कि कोई एक ही तार पर बार बार वही म्यूजिक बजाता रहे, तो इसका मतलब हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, यानी ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट, यानी एक ही बात, रिपीटेडली से द सेम थिंग, बार बार एक ही एक बात कहना, एक ही एक राग अलापना, इसको कहते हैं हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। यानी एक ही स्ट्रिंग या धागे या तंतु पर वही हार्पिंग करते रहना, जिससे सेम तरह का म्यूजिक आता रहे, यानी एक ही एक बात को रिपीटेडली कहना। एक बात और स्टूडेंट में कहना चाहता हूं कि हो सकता है आपके इस तरीके से कोई इडियम वो का वो आ जाए, लेकिन उसका जो ऑप्शन है वो अलग आए, और अलग आने का मतलब है वर्ड्स अलग होंगे लेकिन सेंस सेम निकलेगा। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए कि इसका सेंस क्या निकल रहा है, इस चीज को देखिए, ना कि आप इसको रटे, बल्कि इसका भाव समझे कि इसका भाव क्या है। तो अब आप देखिए, ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट, एक ही एक सब्जेक्ट पर बार बार बात करना, तो हम कह सकते हैं रिपीटेडली से द सेम थिंग, एक ही बात बार बार कहना, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज हाउल ओवर द कोल्स। स्टूडेंट, हाउल ओवर द कोल्स, कोल्स का मतलब कोयला होता है, और हाउल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को घिसट कर लाना, या कोई भी चीज को खींच के जब आप लाते हो तो उसको हाउल कहते हैं। तो हाउल ओवर द कोल्स का मतलब जो बातें कोल्स हो गई, मतलब जो बात अब बीत गई, लेकिन फिर भी उस पर उसको लेकर, किसी घटना को लेकर किसी को स्कोल्ड, टू स्कोल्ड डांटना, और रेप्रिमांड या टू स्कोल्ड का मतलब हो गया डांटना, डांटना या फटकारना, डांटना फटकारना। वो क्या हो गया, डांटना फटकारना को क्या कहेंगे हम, हाउल ओवर द कोल्स, यानी टू स्कोल्ड और रेप्रिमांड, तो डांटना या फटकारना। नेक्स्ट इज हैव अ बिग माउथ। हैव अ बिग माउथ, माउथ तो लगभग सबका एक जितना ही होता है सामान्य स्थितियों में, लेकिन यहाँ इडियोमेटिक सेंस चल रहा है। और बिग माउथ का मतलब हुआ कि जिसको पता नहीं कब कौन सी बात वो बोल दे, जिसको ये पता नहीं कि ये बात बोलने लायक है या नहीं है। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी बात सुन लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता वो कब दूसरे के सामने वो बात
उगल देते हैं, जो कि उगलनी नहीं होती है। तो हैव अ बिग माउथ, ऐसे लोगों का माउथ बड़ा होता है, कंट्रोल में ही नहीं होता उनके। जिनका छोटा होता है उनके तो कंट्रोल में हो जाता है, लेकिन जिनका बड़ा माउथ होता है, यानी कब कौन सी बात निकल गई उनको खुद कोई पता नहीं चलती। तो हैव अ बिग माउथ का मतलब हुआ टू गॉसिप्स मोर और टेल्स सीक्रेट, यानी रहस्य या राज जो है वो बता देना, और वो भी जानबूझकर नहीं, अनजाने में, केयरलेसली, जिसको पता ही नहीं, क्योंकि वो इतना बोलता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि ये बात बोलने लायक है या नहीं है। तो हैव अ बिग माउथ टू गॉसिप्स मोर, बहुत ज्यादा बोलना, और टेल सीक्रेट, रहस्य या राज बता देना केयरलेसली। नेक्स्ट है हैव अ कार्ड अप वंस स्लीव। देखिए स्टूडेंट, कार्ड का खेल होता है जिसमें ताश में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, बड़े पत्ते होते हैं, वही जीतता है। अब आप देखिए कि कार्ड्स कहां पर होते हैं, हाथों में, लेकिन किसी के पास स्लीव, स्लीव का मतलब ये जो अपनी बाहें होती है, यहाँ पर कोई छुपाया हुआ कार्ड हो, इसका मतलब उसके पास ऐसा बड़ा कार्ड हो जिसका औरों को पता नहीं है, और वो एक साथ वो आगे रखता है और बाजी उसकी। तुरुप का पत्ता जिसको हिंदी में कहते हैं, ट्रम्प कार्ड भी कहते हैं। तो हैव अ कार्ड अप वन स्लीव का मतलब होगा हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व, यानी एक ऐसा प्लान अपने अंदर रखना जो एकदम मुश्किल स्थिति में उसके काम आएगा, जिसका उसके ओपोनेंट्स को या किसी को पता नहीं है। तो क्योंकि वो कार्ड उसके हाथ में नहीं है, बल्कि वो कार्ड उसके स्लीव्स में है, इसलिए वो बहुत सीक्रेट है, किसी को उसका पता नहीं है। हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व, यानी छुपाई हुई योजना या छुपाई हुई या गुप्त योजना को हम कह सकते हैं हैव अ कार्ड अप one's sleeve. Have finger, next is have finger in the pie. देखिए पाई क्या होता है, पाई एक डिश होती है जो रोस्टेड डिश होती है, जिसके चारों तरफ फ्रूट या क्रीम या ऐसे कुछ लगाकर उसको अट्रैक्टिव और डिलीशियस बना दिया जाता है। तो हैव फिंगर इन द पाई, पाई एक डिश होती है, तो यानी किसी पाई में, उस काम में, जो पाई का काम है, डिश जो है उसमें इन्वॉल्व होना। तो टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, यानी किसी चीज में लगा हुआ होना, किसी चीज में रत रहना या लगा हुआ रहना, हाथ होना हम कह सकते हैं। स्पेशली कई तरह के बिजनेस या काम होते हैं, उनमें अगर किसी हम कह सकते हैं ही हैज हिज फिंगर इन द पाई, यानी इस मामले में उसका जरूर लेना देना है, उस जगह इसका हाथ जरूर मिलेगा। तो इस तरीके की यूज को हैव फिंगर इन द पाई कहते हैं, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। नेक्स्ट है हैव वंस हैंड फुल। देखिए स्टूडेंट, कोई हमें कहता है कि ये मेरी हेल्प करो, तो हम कहते हैं अरे भाई, और हम बिजी है तो हम कहते हैं पहले हाथ वाला काम तो निपटा लो। हाथ का काम मतलब हाथ में जो काम, एक बार तुम हाथ में जो कोई काम ले लो उसको पूरा करो। तो हाथ में काम लेने का मतलब क्या हुआ कि हाथ एक फिजिकल रूप में तो काम होते नहीं हाथ में, जैसे कि कोई और चीज होती है, लेकिन आप जब आपके पास बहुत ज्यादा काम होता है तो आपके हाथ में एक तो काम नहीं है, बल्कि क्या है, आपके हैंड्स उन कामों से भरे हुए हैं। तो हैव वंस हैंड्स फुल, इसका मतलब हुआ टू बी इन्वॉल्व इन, टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड या टू बी कंप्लीटली बिजी, पूरी तरीके से व्यस्त होना या ऑक्यूपाइड होना। हैव वंस हैंड्स फुल, यानी मेरे हाथ जो है वो फुल हैं, मेरे हाथ में बहुत काम है, इसलिए ऐसी स्थिति को कहते हैं हैव वंस हैंड्स फुल, टू बी इन्वॉल्व इन, टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड या बिजी। नेक्स्ट आपको आई एम नॉट फ्री, माय हैंड्स आर फुल, इसका मतलब क्या है कि मेरे हाथ में बहुत काम है, अभी मुझे पहले वो पूरे करने हैं। नेक्स्ट है हैव सेवरल आयरन इन द फायर। देखिए स्टूडेंट, आयरन की छड़ें होती है, तो आयरन की छड़ें जो होती है उनको गर्म करके फिर उनको हथौड़े से मारकर शेप में चेंज किया जाता है, उससे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आप बना सकते हो या कोई और चीज बना सकते हो। तो ऐसे आयरन इन द फायर का मतलब क्या हुआ, आपने एक काम ले रखा है जो आपने लोहे को आग में डाल रखा है और उसको गर्म किया, आपने हथौड़े से पीटा और उसकी डिजाइन शेप ली। लेकिन हैव सेवरल आयरन, इसका मतलब हो गया आपके पास बहुत से काम है। इन द फायर का मतलब जिस पर आप काम कर रहे हो। टू बी इन्वॉल्व इन मैनी जॉब्स या एक्टिविटीज, बहुत सारे कामों में या एक्टिविटीज में रत रहना, स्पेशली जब औरों के लिए वो सरप्राइजिंग या एनोइंग हो, तो हम कह सकते हैं ही हैड सेवरल आयरन इन द फायर।
इसका मतलब वो बहुत सारे काम लिए रखता है, उसके पास बहुत सारे जॉब्स या बहुत सारे एक्टिविटीज में वो लगा हुआ रहता है, रत रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सोशल लेवल पर भी बहुत अच्छा करते हैं, अपनी जॉब भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और साथ ही साथ फैमिली में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं he has several iron in the fire. नेक्स्ट इज heads will roll. देखिए स्टूडेंट, यहाँ हेड किसका सिंबल हो गया? हेड यहाँ पर सिंबल हो गया, एक तरीके से आपने फिगर ऑफ स्पीच की तरह ये है। हेड का मतलब सिनेक्टकी का यूज है, पार्ट का यूज किया गया होल के लिए, यानी हेड का मतलब व्यक्ति से हो गया और रोल का मतलब रॉक एंड रोल, इधर उधर हो ना, तो हेड्स विल रोल का मतलब हो गया कि इस काम से कई जो मुख्य व्यक्ति है, जो काम में लगे हुए व्यक्ति है, उनको इधर उधर जाना पड़ सकता है, मतलब उनके ट्रांसफर्स हो सकते हैं, उनको अपनी पोजीशन गंवानी पड़ सकती है, जो लोग प्रभाव में नहीं है वो पावर में आ सकते हैं। तो हेड्स विल रोल का मतलब हो गया टू पनिश बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैड हैपेंड। कोई चीज हो गई, कोई स्कैम हो गया, कोई घोटाला हो गया या कोई बड़ी दुर्घटना हो गई जिसके कारण जो अधिकारी होते हैं उनको कईयों को निलंबित कर दिया जाता है, कईयों को सस्पेंड करके और कईयों को वहां से हटा दिया जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट में लिया जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को वहां लगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इंसिडेंट विल लीड मैनी हेड्स विल रोल। इसका मतलब बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट मैनी हेड्स विल रोल, यानी इस एक्सीडेंट के कारण कई लोगों को इधर से उधर जाना पड़ेगा, कई लोगों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। हेड्स विल रोल क्योंकि वो एक तरीके से पनिशमेंट होगा क्योंकि उन्होंने केयरलेसली काम किया है। नेक्स्ट इज हार्ट ब्लीड। देखिए हार्ट का मतलब हो गया दिल और ब्लीड का मतलब होता है खून निकलना। तो यहां पर सच में खून नहीं निकल रहा है, बल्कि हम किसी के लिए कहें कि उसके लिए मेरा दिल रो रहा है, तो एक्चुअल में तो दिल रोता नहीं, लेकिन हम उस ये बात इसलिए कह रहे हैं कि उसके दुख के प्रति मेरी तो फीलिंग्स है बहुत सिंसियर है, मैं भी उसके दुख में बहुत दुखी हूं। ठीक इसी तरह हार्ट ब्लीड का मतलब हुआ कि किसी के दुख में मैं भी बहुत दुखी हूं। फील जेन्युइन सिंपैथी फॉर समवन, किसी के लिए वास्तविक जो सिंपैथी है, यानी सिंपैथी का मतलब हो गया सहानुभूति जो है वो फील करना, उसको कहते हैं हार्ट ब्लीड। फील जेन्युइन सिंपैथी फॉर समवन, किसी के लिए वास्तविक सिंपैथी फील करना, किसी के दुख में सच में दुखी होना, किसी के दुख को देखकर अपने हृदय से खून निकलने का मतलब हो गया कि उसकी दुख को देखकर हमारे दिल में उसके लिए वो फीलिंग्स है वो अराउज हो रही है, तो हम कह सकते हैं हार्ट ब्लीड। तो स्टूडेंट ये हो गए ईडियम का एक सेकंड पेज भी हमने कंप्लीट कर लिया और जहां तक मुझे लगता है आपको इससे निश्चित रूप से हेल्प मिली होगी। आपको जो भी लगता है, आपको वोकैबुलरी की ये क्लासेस लेने के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस है, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे या कुछ जो भी आपको लगे, कोई रिक्वायरमेंट लगे, कुछ सुधार की गुंजाइश लगे, जो सजेशन लगे, आप जरूर मुझे कमेंट करें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये रीच पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और हम आते हैं प्रोवर्ब्स पर। प्रोवर्ब्स का मतलब हो गया कहावतें या लोकोक्तियां। देखिए स्टूडेंट प्रोवर्ब क्या कह रही है? कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कायर है, कावर्ड्स का मतलब क्या हुआ? कायर, ये कोवार्ड्स नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है कावर्ड्स। कावर्ड्स डाई, डाई यानी मरना, मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, यानी कायर अपनी जिंदगी में जो है वो बहुत बार मरता है। क्यों मरता है? वीर तो उसी टाइम मरता है जब एक्चुअल में वो प्राणोत्सर्ग करता है, अपने कह सकते हैं कि एक तरीके से उसको अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने का मौका मिलता है, तभी मरता है। लेकिन कायर मृत्यु के डर को इतनी बार फील करता है कि वो बहुत बार मरता है। तो ये ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है जो अपनी जिंदगी में कायर बने रहते हैं और इसलिए कावर्ड सफर द फियर। देखिए मीनिंग क्या है? कावर्ड सफर द फियर्ड इफेक्ट्स ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का जो इफेक्ट है, जो डर है, जो भय है, फियर्ड इफेक्ट का मतलब हो गया जो भय है, उसको सफर करते हैं मैनी टाइम्स ओवर इन देयर लाइव्स, यानी अपनी जिंदगी में बहुत बार उस डर को वो फील करते हैं। तो बहुत बार फील करते हैं इसलिए वो डरे हुए से रहते हैं। जब भी कोई बहादुरी दिखाने की बात आती है तो वो डरे हुए से फील करते हैं, डरे डरे रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, जबकि वीर अपने जीवन में एक बार मरता है जब
उसको अपने देश के लिए कहीं पे भी प्राणोत्सर्ग करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है क्राइम डजंट पे, यानी क्राइम जो है आपको पे नहीं करता, अपराध का रास्ता है। क्राइम का मतलब हो गया अपराध, डजंट पे का मतलब उससे आपको बहुत दिन फायदा नहीं मिलता और निश्चित रूप से लास्ट में जाकर अपराधी का हश्र जो है वो बुरा ही होता है। तो स्टूडेंट आप देखिए, आपने सरफरोश मूवी देखी होगी जिसमें गाना चलता है और उस गाने की एक लाइन है, चंद सिक्कों के लिए तुम ना करो काम बुरा, हर बुराई का सदा होता है अंजाम बुरा। तो ये वही लाइन है, क्राइम डजंट पे, यानी क्राइम और क्रिमिनल का जो अंजाम होता है वो बहुत बुरा होता है। आज तक आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो क्रिमिनल्स है उनका अंत बहुत बुरा हुआ है। तो निश्चित रूप से अपने को समझने की जरूरत है कि क्राइम डजंट पे, यानी पनिशमेंट रादर देन प्रॉफिट इज द अल्टीमेट कंसेक्वेंस ऑफ क्राइम। पनिशमेंट का मतलब होता है सजा और प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। तो लाभ नहीं बल्कि सजा ही अंतिम कंसेक्वेंस का मतलब होता है, परिणाम होता है किसका? क्राइम का। क्राइम का अंतिम परिणाम सजा होती है, यानी उनकी बहुत बुरी स्थिति होती है और क्रिमिनल लास्ट में बुरी मौत मरते हैं। इसलिए क्राइम के बजाय हम सपोर्ट करें अच्छे डीड्स का, अच्छी चीजों का। नेक्स्ट इज क्रॉस द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, नदी की धारा। क्रॉस द स्ट्रीम वेयर इट इज शैलोवेस्ट। शैलो का मतलब छिछला होता है और शैलोवेस्ट का मतलब हो गया सबसे कम गहरी। जहां पर सबसे छिछली है, सबसे कम गहरी है, उस जगह धारा को क्रॉस करो। यानी नदी है और आपको उसको क्रॉस करना है तो ऐसी जगह से क्रॉस कीजिए जहां वो सबसे कम गहरी हो और सबसे कम चौड़ी हो, जिससे हम उसको आसानी से पार कर जाए। तो यहाँ प्रोवर्ब के रूप में इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी समस्या को, किसी भी कार्य को, किसी भी बात को सबसे इजीएस्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और उसी अनुसार उस कार्य को करना चाहिए। तो डू थिंग्स इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे, यानी सबसे आसान तरीके से कोई कार्य करना सीखे और उसी को करना चाहिए। यानी क्रॉस द स्ट्रीम, जल धारा को वहां से क्रॉस करना चाहिए वेयर इट इज शैलोवेस्ट, जहां ये सबसे कम गहरी है। जहां पर ये उतनी गहरी नहीं है उस जगह हमें उस स्ट्रीम को, उस जल धारा को क्रॉस करना चाहिए। तो स्टूडेंट, कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, यानी कायर अपनी जिंदगी में बहुत बार मरता है। क्राइम डजंट पे, अपराध और अपराधी का जो रास्ता है वो अंत में बहुत बुरी स्थिति लेकर आता है। और क्रॉस द स्ट्रीम वेयर इट इज शैलोएस्ट, यानी धारा को वहां से पार करना चाहिए, ये सबसे इजी है। और कोई भी कार्य को, समस्या को सबसे इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोवर्ब का सेकंड पार्ट कहता है क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। ये थोड़ा रिपीट हुई, आपको पता है क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। हमने देखा था कि चिंता जो है वो अलग रूप में हमने कहा कि चिंता, वरी, है ना, किल्स द कैट, किल द कैट। यहां पर क्या है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता। देखिए स्टूडेंट, उत्सुकता होनी चाहिए, निश्चित रूप से उत्सुकता जो है वो बहुत जरूरी है कोई चीज लर्न करने के लिए। क्यूरियोसिटी एंड डिजायर्स आर द टू आइज थ्रू व्हिच वी सी द वर्ल्ड इन मोस्ट एन्चेंटिंग वे, यानी कलर्स। क्यूरियोसिटी और डिजायर वो चीजें हैं जिनकी जो जब हमारी आंखों में होते हैं तो हमें दुनिया बहुत ही रंग बिरंगी दिखती है। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस इज प्रोहिबिटेड। अति किसी भी चीज की हो वो उसका रिजल्ट बुरा निकलता है। तो क्यूरियोसिटी अगर बहुत ज्यादा हो, किसी चीज की अति क्यूरियोसिटी जो है वो कैट किल द कैट। प्रोवर्ब कहती है कि वो आपको जानलेवा साबित हो सकती है। इट कैन बी फैटल, वो प्राण घातक हो सकती है। इसलिए क्यूरियोसिटी, अति क्यूरियोसिटी से बचे। तो मीनिंग क्या है? इनक्विजिटिवनेस, यानी ओवर इनक्विजिटिवनेस कहना चाहिए। अति जो है, अति जो उत्सुकता है कैन लीड वन इनटू डेंजरस सिचुएशन, वो किसी को खतरनाक परिस्थितियों में ले जा सकती है जिसका रिजल्ट बहुत बुरा निकल सकता है। इसलिए अति कुछ भी हो वो खराब करती है। अति अगर आप पढ़ाई कर रहे हो कि प्रॉपर नींद भी नहीं ले रहे तो वो भी खराब है। इसलिए प्रॉपर नींद लीजिए, खाने के टाइम खाना खाइए और एकदम दिमाग को शांत रखते हुए
अपनी पढ़ाई कीजिए, अति किसी भी चीज की ना कीजिए, वो हमेशा बुरी होती है। यस, नेक्स्ट इज क्लोज सीट्स माय शर्ट बट क्लोजर माय स्किन। अब यहाँ पर एक व्यक्ति कह रहा है कि शर्ट मेरे पास है, यानी जब अपनी बॉडी के शर्ट या कोई भी चीज कपड़ा होता है वो हमारे पास होता है, लेकिन उससे भी नजदीक क्या होती है, मेरी स्किन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हर व्यक्ति लास्ट में उस प्रॉफिट को देखता है जो उसके लिए जरूरी है। लास्ट में जैसे जैसे हमारी बारी आती है, हम पड़ोसी की तुलना में खुद को ज्यादा महत्वपूर्ण देंगे, हम अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देंगे किसी और लोगों की तुलना में, लेकिन फ्रेंड्स और अपनी भी बात आएगी तो हम खुद को प्रायोरिटी देंगे। तो इसलिए पर्सन्स ओन बेस्ट इंटरेस्ट, यानी स्वयं का फायदा, खुद स्वयं या खुद का फायदा जो होता है वही क्या होता है, स्वयं या खुद का फायदा होता है। इंटरेस्ट का मतलब फायदा है। टेक प्रेसिडेंस ओवर दोज ऑफ हिज और हर फ्रेंड्स एंड फैमिली। प्रेसिडेंस का मतलब हो गया प्राथमिकता, यानी खुद का फायदा होता है वो प्राथमिक तो होता है अपने फ्रेंड से भी और फैमिली से भी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सब सिचुएशन में ऐसा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ सिचुएशन में ऐसा ही होता है कि स्वयं या खुद का फायदा देखता है किसी भी अन्य से। हो सकता है इसका मतलब हो गया फ्रेंड्स और फैमिली मेरे शर्ट की तरह क्लोज है, लेकिन मैं तो मेरी स्किन ही हूं, यानी मैं और भी नजदीक हूं खुद के, तो इसलिए मैं पहले अपना फायदा देखूंगा। नेक्स्ट इज कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, यानी आने वाली घटनाएं। कमिंग इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, आने वाली घटनाएं। आने वाली घटनाएं, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। शैडोज का मतलब हो गया छाया। आने वाली घटनाएं अपनी परछाई पहले ही डाल देती है, यानी कहने का मतलब होता है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होनी होती है, उसके सिग्नल्स, उसकी चीजें, उसके बारे में सिग्नल्स या उसके हम कह सकते हैं कि पहले से हमें मिलने लगता है, ऐसे आभास होने लगता है कि ये घटना अगर ऐसे हुआ तो ऐसे होगा। तो कमिंग इवेंट्स का मतलब आने वाली घटनाएं जो है वो अपनी परछाई पहले ही डाल देती है, यानी कहने का मतलब सिग्निफिकेंट इवेंट्स का मतलब महत्वपूर्ण घटनाएं, और ऑफन प्रीसीडेड का मतलब पहले होती है बाय साइंस दैट दे आर अबाउट टू हैपन, यानी वो अपने साइंस, अपने चिन्ह देने स्टार्ट कर देती है कि अब वो होने वाली है या अब ऐसा घटित होगा। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि मुझे ये लग तो गया था पहले ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिग्निफिकेंट घटनाएं जो है वो अपनी परछाई पहले ही डाल देती है। इसलिए आप भी अपने चयन को लेकर वो सिग्नल्स ढूंढने शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने अच्छी मेहनत की और एक प्लानिंग वे से, प्लान वे से आपने प्लानिंग करके आप चले, प्लान वे से आप चले, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता तय है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने जो कल्प इंग्लिश एकेडमी में लर्न वोकैबुलरी सेशन में डे 2 का स्टेप 1 जिसमें हमने वन वर्ड्स, इडियम्स और प्रोवर्ब्स किए वो पूरे हुए। अब हम स्टेप 2 की तरफ जाएंगे, जहां पर हम जो वोकैबुलरी के बचे हुए आइटम, ऑफिशियल वर्ड्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, फॉरेन वर्ड्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि अपने आइडियाज, अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं, जिससे आपको कैसा लग रहा है या इसमें क्या सुधार संभव है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।